हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इकोनॉमिक सीरीज को, जिसमें कि आज हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। हमने बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 1 में कंप्लीट किया था बेसिक टर्म्स, जिसमें कि हमने जाना कि इकोनॉमिक्स एज अ कॉन्सेप्ट क्यों इमर्ज हुआ, इसकी क्या जरूरत पड़ी, यूटिलिटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वो हमने इस पहले वाली बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 1 में जाना। अब हम पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई और थोड़े बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले जानते हैं डिमांड। डिमांड क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे सप्लाई के बारे में। डिमांड क्या है? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट द कंज्यूमर आर विलिंगली एंड एबल टू परचेज। इसका क्या मतलब है? इस डेफिनेशन में क्या लिख रहे हैं? डिमांड क्या है? डिमांड अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो किसके बारे में बात करता है कि कस्टमर जो है वो विलिंगली भी होना चाहिए, विलिंगनेस भी होना चाहिए, प्लस एबिलिटी भी होना चाहिए उसको खरीदने के लिए, तभी तो वो डिमांड जनरेट करेगा। यस। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, लाइक आई वांट टू परचेज अ मैकबुक, ठीक है, मैकबुक खरीदना चाहती हूँ, आई एम विलिंगली टू परचेज दैट थिंग, बट मेरे पास उतना इनफ पैसा ही नहीं है कि मैं उसको खरीद पाऊँ। तो क्या मैं ये डिमांड जनरेट करूंगी, डिमांड क्रिएट करूंगी? इकोनॉमी में नहीं करूंगी। इसीलिए इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये डिमांड को जो है, जब विलिंगली और एबिलिटी दोनों ही होंगी, दोनों मिला के ये डिमांड क्रिएट होगी। यस। अगर मैं बुक के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है और मैं चाहती हूँ खरीदना, तो मैं डिमांड क्रिएट नहीं करूँ। फिर एक और लेते हैं, अगर सपोज करो मुझे स्मार्टफोन की जरूरत है, मैं स्मार्टफोन खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, उसकी जो कॉस्टिंग है वो 15,000 है एंड आई हैव 20,000 रुपीज। तो क्या मैं डिमांड क्रिएट कर सकती हूँ इकोनॉमी में? बिल्कुल। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत भी है, विलिंगनेस भी है, प्लस आई हैव द कैपेबिलिटी टू परचेज दैट आईफोन, सॉरी स्मार्टफोन। ठीक है, तो यही होता है डिमांड। डिमांड इज द विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू परचेज। ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, उससे पहले हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अगर पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? assuming all other factors constant। में क्या अज्यूम करना है? सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट। assuming all other factors to be constant and the quantity demanded is inversely proportional to the price, proportional to price। इसका क्या मतलब है? जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस के, अगर हम इन शॉर्ट लिखें तो। अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें, जब बिग बिलियन डेज सेल आता है, जब बिग बिलियन डेज सेल आता है, तो हम जो डिमांड क्रिएट करते हैं हम उसको पोस्टपोन करते चले जाते हैं, डिले करते चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये है प्राइस जो भी हमें खरीदना है, ठीक है, हमें पता है कि उसका जो है प्राइस वो डाउन जाना है इन द सेल। तो हम क्या करेंगे? पोस्टपोन करते चले जाते हैं जब तक वो सेल आती है। फिर क्या होता है? बहुत सारे लोग डिमांड क्रिएट करते हैं। तो ये P1 प्राइस था, ये Q1 क्वांटिटी थी, ये रिड्यूस हो गया प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। प्राइस कम होते ही क्या हो गया? डिमांड क्रिएट हो गया, डिमांड जनरेट हो गया। मैं अगर लॉ ऑफ डिमांड दिखाऊं तो इसमें क्या, इस प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। इसका क्या मतलब है? लाइक एट गिवन प्राइस P1 पे इतनी क्वांटिटी जो है डिमांड की जा रही थी, क्वांटिटी डिमांड की जाती थी, जैसे ही प्राइस डाउन आया वैसे ही डिमांड की जो है डिमांड बढ़ गई इकोनॉमी में। समझ गए? यही है लॉ ऑफ डिमांड। अदर फैक्टर्स टू बी कांस्टेंट का क्या मतलब था? कि कौन कौन से फैक्टर्स है अदर फैक्टर्स टू बी कांस्टेंट? अगर हम देखें अदर फैक्टर्स टू बी कांस्टेंट में, वो क्या, एक प्राइस हमने पढ़ लिया, हायर प्राइस मीन इज इक्वल्स टू लोअर क्वांटिटी डिमांडेड, ये है लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम देखें, एक है इनकम,
एक है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आएगा ये बात। अगर हम एक एक करके अब इनको जानते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इनकम की। अगर मैं इनकम की बात करूं तो अभी हम अनएम्प्लॉयड हैं। अभी हम क्या कुछ एम्प्लॉयड होंगे, कुछ अनएम्प्लॉयड भी होंगे, ठीक है। तो मुझे अगर कोई ज्वेलरी खरीदनी है, गोल्ड खरीदना है, मुझे गिफ्ट करना है अपने मम्मी पापा को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जब तक वो मेरे पास पैसा ही नहीं है, जब तक मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या खरीद सकती हूँ? नहीं खरीद सकती। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, मैं खरीदना चाह रही थी, गिफ्ट देना चाह रही थी, सरप्राइज करना चाह रही थी, बट मेरी इनकम जैसे ही बढ़ी तो मैंने तुरंत गिफ्ट दे दिया। इसका क्या मतलब है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। इसका मतलब है इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। अगर मैं एग्जांपल एक और लेती हूँ, रियल लाइफ के एग्जांपल, एवरीवन वांट्स टू परचेज आईफोन। मोस्टली लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एंड्रॉयड फोन से मुझे आईफोन पे शिफ्ट होना है, तो मैं कब शिफ्ट हो पाऊंगी? जब मेरी इनकम लेवल राइज करेगी। जैसे ही मेरी इनकम लेवल राइज करी तो मैं इस एंड्रॉइड फोन से आईफोन पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आईफोन की डिमांड क्रिएट करी। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, मैंने एंड्रॉइड को डिमांड क्रिएट नहीं करी, ठीक है। अब क्या था, तो तीसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैंने बताया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें दो आते हैं, दो टाइप के गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, जो हम चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन अनदर, रिप्लेसमेंट ऑफ वन अनदर। यस। अगर मैं सब्स्टिट्यूट के एग्जांपल बताऊं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल दूं, लाइक कोक एंड पेप्सी, बोथ आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, ठीक है। कोक हो गया, पेप्सी हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया। अगर सपोज करो टी लीव्स का प्राइस बढ़ जाता है, तो आई विल डिमांड द कॉफी, आई विल डिमांड कॉफी, यस। अगर टी मैं नहीं प्रेफर करूंगी, क्योंकि टी का जो है बहुत ज्यादा प्राइस है, लाइक पेप्सी है 15 रुपीज की, कोक है 10 रुपीज की। सपोज पेप्सी है 15 रुपीज की और कोक है 10 रुपीज की, तो मैं किसको ज्यादा प्रेफर करूंगी? कोक को। लोग किसको प्रेफर करेंगे? कोक परचेस करने में। इसकी जो है डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इसका प्राइस कम है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो वही चीज है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। आगे समझ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज आते हैं। एक साथ कैसे? टी प्लस शुगर, मोबाइल प्लस सिम कार्ड। कैसे? लाइक मोबाइल का जो है प्राइस वो बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर मुझे सिम कार्ड की जरूरत क्या है? सिम कार्ड की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है मोबाइल में परचेज ही नहीं कर रही, तो मुझे सिम कार्ड में डालूंगी किसमें? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मोबाइल का प्राइस हाई है तो फिर सिम कार्ड की डिमांड भी कम हो गई, ठीक है। टी जो है, टी की अगर टी लीव्स की अगर वैल्यू बढ़ जाती है, तो शुगर्स की वैल्यू वो जो है डिमांड कम हो जाएगी। यस। इसका यही मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि एक साथ यूज आते हैं, ठीक है। गुड्स डेटा कंज्यूम टुगेदर, हम लिख सकते हैं इसमें दैट गुड्स डेटा कंज्यूम टुगेदर, गुड्स डेटा कंज्यूम टुगेदर, ठीक है। टी और शुगर, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, कार एंड फ्यूल। अगर मैं कार ही परचेज नहीं करूंगी तो फ्यूल की मैं डिमांड करूंगी? नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मैंने कार परचेज ही नहीं करी। अगर कार का प्राइस जो है कम हो जाता है, तो फ्यूल का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
यही है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ चौथा फैक्टर के बारे में, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से कैसे बढ़ता है? जैसे मुझे मैकडी का बर्गर खाना है, ठीक है, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाना है, अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाता है, अगर प्राइस 15 से 20 हो जाता है, आई विल डिमांड। क्यों? क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई। अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता है, बट ज्यादा ही प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं डिमांड नहीं करूंगी, मैं शिफ्ट हो जाऊंगी कहीं और। बर्गर किंग पे भी जा सकती हूँ मैं बर्गर खाने। मैकडी का अगर प्राइस थोड़ा सा शूट अप होता है, थोड़ा सा, जिसमें जिससे कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, आप लोग कोई भी अफोर्ड कर सकता है, जो भी डिमांड क्रिएट करेगा, तो वो थोड़ा बहुत तो चलता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। बट बहुत ज्यादा शूट अप कर जाएगा तो वो भी डिमांड में शिफ्ट हो जाएगा, सब्सटीट्यूट क्या हो जाएगा, बर्गर किंग सब्सटीट्यूट। मैकडी का सब्सटीट्यूट बर्गर किंग भी हो सकता है, बट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें भी डिमांड क्रिएट होगा। ठीक है, अगर देखें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फिफ्थ जो है फैक्टर, वो हो सकता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर मैं कोविड-19 का एग्जांपल दूं, एवरीवन इज, सबने फेस किया है कोविड-19 का फेस। इसमें क्या हुआ था, मालूम पड़ा था कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो डिमांड क्या है, वो एकदम से बढ़ गई। किसी ने नहीं देखा प्राइस, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी ऑफ फूड आइटम्स तो हमें चाहिए थे फॉर द सर्वाइवल। फूड आइटम्स तो हमें हमें चाहिए थे, लाइक व्हीट, राइस, शुगर, सॉल्ट, ये सब चाहिए था। तो ये क्या था कि ओवर प्राइस पे बिकने लग गए थे, ओवर प्राइस पे बिकने लग गए थे। और जिनको पहले से मालूम पड़ गया, उन्हें पहले से स्टॉक कर लिया, तो उनको उतने ही रेट में पड़ गया। यस, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी होती है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ गुड्स के जो है ओवर प्राइस चार्ज करने लग गए थे, क्योंकि पता लग गया था कि शॉर्टेज होने वाला है, शॉर्टेज ना हो जाए, लॉकडाउन लगेगा, क्या पता कब खोले मार्केट और कब नहीं खोले, तो इसलिए सबने स्टोर करने की जो है सबने कोशिश की थी। दैट्स द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये सब फैक्टर्स है फिफ्थ है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, अब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फिर से पढ़ लेते हैं। गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच ऑफ वन अनदर, या एक दूसरे की जगह जो यूज आ जाए। द प्राइस ऑफ वन गोज अप, डिमांड ऑफ अदर इंक्रीजेस। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे चुकी हूँ इसमें बहुत सारे। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, जो एक साथ यूज आता है, लाइक टॉर्च सेल्स है, बैटरी है, तो अगर मैं टॉर्च की डिमांड ही नहीं करूंगी, तो ये बैटरीज की डिमांड जनरेट होगी, क्रिएट होगी इकोनॉमी में, जो इसमें यूज आएंगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो डिमांड क्या है, कम रहेगी। अगर टॉर्चेस ज्यादा बिकने लग गई, तो ऑटोमेटिकली ये बैटरीज की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स। अब हम आते हैं एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस क्या क्या है? लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसमें दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है वेवलेंथ गुड्स और एक होता है इंफीरियर गुड्स। अगर हम बात करें वेवलेंथ गुड्स की, तो मैं वेवलेंथ गुड्स की बात करती हूँ, तो ये एज अ स्टेटस सिंबल यूज होता है, एज अ स्टेटस सिंबल। लाइक अगर मैं डायमंड ज्वेलरी की बात करूँ, बीएमडब्ल्यू की बात करूँ, तो क्या मतलब इसके ज्यादा प्राइसेस राइज भी होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसका डिमांड कम नहीं होगा, उसका क्वांटिटी डिमांडेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस है। जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी इन द हायर सोसाइटी, हायर क्लास सोसाइटी जो होती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो एज ए स्टेटस सिंबल यूज आ रहा है। हम सिंपल इन
सिटीजन्स को क्या लगेगा कि इनके पास ज्यादा पैसा है, यही लगेगा ना। किसी के पास BMW है, वो 2 करोड़ की गाड़ी है, तो हमें क्या लगेगा कि उसके पास ज्यादा पैसा है, वो परचेस कर पा रहे हैं। तो अब हम तो क्या ही सोचेंगे, वो स्टेटस सिंबल के तौर पे यूज आ रहा है। और गिफिन गुड्स कौन से होते हैं, तो मैं ये देखूं, वेवलिन गुड्स, वेवलिन गुड्स क्या है, लग्जरी गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज प्राइस इंक्रीजेस ड्यू टू द status associated with the higher prices। अब डिजाइनर क्लॉथ्स, फाइन वाइन्स, लग्जरी वॉचेस हो गई, हाई एंड ऑटोमोबाइल्स हो गए, इसमें क्या है, इसमें प्राइसेस भी ज्यादा है ना, तो उसका डिमांड भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो एज अ स्टेटस सिंबल यूज है, मींस प्राइस इंक्रीजेस, द डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द स्टेटस सिंबल। अगर हम बात करें लग्जरी बैग्स की, तो लग्जरी बैग्स जो है उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी, अगर प्राइस ही बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एज अ स्टेटस सिंबल यूज आ रहा है। ठीक है, कोई भी जो है डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, मतलब बहुत बार रिपीट करती हूँ, आप भी अब बोर हो जाओगे। गिफिन गुड्स की बात करते हैं अब हम। गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स क्या होते हैं, ये एक टाइप के नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं, नॉन लग्जरी गुड्स होते हैं, जिनकी की डिमांड कब होती है, जब इनका प्राइस बढ़ रहा है तब भी इनकी डिमांड होगी, क्योंकि इनका नियर बाय कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, नियर बाय सब्सटीट्यूट नॉट अवेलेबल। ठीक है, सब नियर बाय सब्सटीट्यूट नहीं होता। अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, लाइक पोटैटोज तो सबको चाहिए, वीट एज अ स्टेपल फूड सबको चाहिए, चाहे इसका प्राइस बढ़ जाए, बट ऑब्वियसली बात है, बेसिक नेसेसिटी ऑफ फूड आइटम्स में आता है, तो ये सभी डिमांड करेंगे, इसकी डिमांड बहुत कम नहीं होगी। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम क्यों नहीं होगी, क्योंकि एज अ स्टेपल फूड यूज होता है। यस, तो इसीलिए गिफिन गुड्स जो है वो नॉन लग्जरी गुड्स है, और इनका कोई नियर सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इनका डिमांड उतना ही रहता है, चाहे प्राइस शूट अप हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने देखा है कि अनियन का प्राइस बहुत ज्यादा शूट अप हुआ था, बट उनकी डिमांड बहुत कम नहीं हुई थी। पोटैटोस का प्राइस राइज होता है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, डिमांड तो उतना ही रहेगा ना मार्केट में, पोटैटोस तो सभी खाएंगे। अगर सॉल्ट का प्राइस राइज हो जाता है, सॉल्ट तो चाहिए, बेसिक नेसेसिटी है फूड आइटम का, उसके बिना टेस्ट कैसा आएगा, तो वही है गिफिन गुड्स। टिफिन गुड्स की अगर हम बात करें, ये देख रहे हैं, इनफीरियर स्टेपल फूड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज अ प्राइस इंक्रीज बिकॉज कंज्यूमर आर फोर्स्ड टू स्पेंड मोर ऑफ देयर इनकम ऑन देम, कटिंग बैक और मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स, बेसिक ब्रेड इन पॉवर्टी, राइस और पोटैटोज इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। अगर हम वेवलिन गुड्स और गिफिन गुड्स का जो है डिफरेंशिएशन देखें, तो अगर मैंने बताया वेवलिन गुड्स क्या है, स्टेटस सिंबल के तौर पे होता था, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। यस, कंज्यूमर टाइप कौन से हैं? ये कौन यूज करते हैं, वेल्दी लोग, और ये लो इनकम वाले। इनकम इफेक्टिंग गैप पॉजिटिव, रिच फील रिचर, मैंने बताया। लाइक BMW कोई परचेस करता है, तो उसका प्राइस 3 करोड़ भी हो जाएगा, तो वो स्टेटस सिंबल यूज आ रहा है, तो ये क्या लगेगा, अफोर्ड कर सकता है, बहुत ज्यादा रिच है ये नेगेटिव है, पुअर फील्स पुअर बट मोस्ट मस्ट बाय। क्या पोटैटो का प्राइस बढ़ गया, उसके पास पैसा नहीं तब भी वो खरीदेगा, वो अपने आप को जो है और ज्यादा पुअर समझेगा, क्योंकि वो उस चीज को खरीदने में थोड़ा अफोर्डेबिलिटी का इशू आ रहा है। अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड देखा, हमने लॉ ऑफ डिमांड क्या है, नेगेटिव स्लोप है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, नेगेटिव स्लोप है, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। बट वेवलिन गुड्स का डिमांड ऑफ ग्राफ ऐसा होगा, लाइक इतने प्राइस पे इतना डिमांड आ रहा है, इतने प्राइस पे इतना डिमांड आ रहा है, और इतने प्राइस पे इतना डिमांड आ रहा है, ये क्या पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। और ये जो है लॉ ऑफ डिमांड क्या है, नेगेटिव स्लोप है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ। ठीक है, ये हो गया वेवलेन गुड्स और गिफिन गुड्स का समझने का तरीका। इसमें जो है गिफिन गुड, मोस्ट ऑफ द पीपल बाय दिस गुड्स, और इसमें सबसे ज्यादा स्पेंडिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि इंफीरियर और ये नेसेसिटीज वाले गुड्स। समझ आ गया अच्छे से। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर बोले, अगर इसका डेफिनेशन लिखे इलास्टिसिटी का, इट refers to it refers to
that how quantity demanded changes to बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहा है how quantity demanded changes how quantity demanded changes with respect to percentage change in price। हम देखें कि कितना क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में जब चेंज आएगा प्राइस में। तो इसके दो टाइप है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, पहले हम जानते हैं इलास्टिसिटी का मतलब कि कितना ज्यादा कोई चीज इलास्टिक है। अगर हम रबर बैंड की बात करें तो वो क्या बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, अगर हम उसमें फोर्स अप्लाई करें तो वो खिसती चली जाती है। यही है कि कितनी ज्यादा इलास्टिक है डिमांड, जब प्राइस में चेंजेस आएंगे तो कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। तो इसका अगर हम देखें तो दो टाइप होते हैं, इनइलास्टिक और इलास्टिक। इनइलास्टिक देखें लाइक इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी जो डिमांड हो रही थी बट प्राइस बढ़ा, ये P1 है ये Q1, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं हुआ, ये हो गया इनइलास्टिक। ये क्योंकि ज्यादा चेंज नहीं आया, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज नहीं आया। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइक कैंसर का किसी को जो है ड्रग्स चाहिए मेडिसिन चाहिए तो उसका प्राइस कितना भी राइज कर जाए वो लाइफ सेविंग ड्रग है, वो तो चाहिए ही चाहिए ना, इंसान कहीं से भी लाएगा, उसको अफोर्ड करना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें अभी हमने गिफ्ट गुड्स देखे तो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ गुड्स, ऑफ गुड्स की क्यों बात कर रही हूँ, ऑफ फूड आइटम्स। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ गुड्स में तो हाउसिंग भी आता है, एजुकेशन भी आता है, ठीक है। फूड आइटम्स की बात करते हैं, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ फूड आइटम। तो ये क्या है, ये इनलास्टिक है, ज्यादा चेंज नहीं आया क्वांटिटी डिमांड प्राइस बढ़ने पे। अगर हम बात करें इलास्टिक की, इसका भी ग्राफ बनाते हैं। लाइक इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी डिमांड हो रहा था और प्राइस बढ़ गया तो जो है बहुत ज्यादा शिफ्ट आ गया, ये हो गया इलास्टिक। एग्जाम्पल बिग बिलियन डे सेल, बिग बिलियन डे सेल अभी हमने एग्जाम्पल देखा था। क्या है कि लाइक मैं रेफ्रिजरेटर, मुझे रेफ्रिजरेटर की जरूरत है तो मैं वेट करूंगी कि प्राइस इसके कब कम हो, प्राइस इसके कब कम हो और मैं डिमांड करूं, ठीक है। तो यही है इलास्टिसिटी, इलास्टिक। इन इलास्टिक जो है देख लिया बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना है। इसमें जो है हम पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, बट जो इनइलास्टिक वाले में पोस्टपोन या डिले नहीं कर सकते। तो यही है इनइलास्टिक और इलास्टिक में डिफरेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सप्लाई की। डिमांड पूरा होता है, अब बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई क्या है, सप्लाई का अगर हम देखें तो इसका it is the amount on specific goods and services that the producer are willingly and able to offer the goods or services to customer। अब सपोज करो एक हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, लाइक मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी फैक्ट्री है, ठीक है। मेरी फैक्ट्री है बिस्किट्स की या फिर कोई भी गुड्स की। तो उसमें क्या है, मैं क्या चाहूंगी, मैं चाहूंगी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट चाहूंगी। क्यों, क्योंकि हमने पहली फर्स्ट वीडियो में बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स में बात की थी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो यूज आते हैं, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने बात किया था एंटरप्रेन्योर की, वो क्या चाहते हैं, प्रॉफिट। क्यों चाहेंगे, क्योंकि वो रिस्क और रिस्क ले रहे तो वो इनोवेशन कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, इनोवेशन ला रहे हैं ना, रिस्क भी ले रहे हैं, फिर एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो किस बेसिस पे करेंगे, उनको प्रॉफिट चाहिए।
तो एवरी सप्लायर वांट्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कब होगा? जब जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम जाएगा तो अगर हम इसका ग्राफ देखें लॉ ऑफ सप्लाई का, तो होगा पॉजिटिव स्लोप। कैसे? इस वाले प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, इस वाले प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, और इस वाले उस पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट चाहते हैं। अगर इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, क्यों सप्लाई ज्यादा हो रही है? क्योंकि वो प्रॉफिट ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई देखें। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? ऑल एल्स बीइंग इक्वल, एज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीजेस the quantity supplies increases, as the price decreases the quantity supplied decreases. yes, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये जो पॉजिटिव स्लोप दिखता है, पॉजिटिव स्लोप डिपिक्ट करता है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या है? वो नेगेटिव स्लोप डिपिक्ट करता है। इसमें क्या बोल सकते हैं? अगर हम बोलें तो क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ठीक है, ये रहा। अब हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स कौन कौन से। अगर हम फैक्टर्स देखें जो शिफ्ट करेंगे कर्व को शिफ्ट कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगी। पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं। इनपुट प्राइसेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर हम एक एक करके देखें, प्राइस देख लिया, अब देखें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसीलिए। और हम देखें, दिस इज द ग्राफ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो शिफ्ट कहाँ हो, इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि सप्लाई कम हो गई, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो है ग्राफ के शिफ्ट्स होते हैं। शिफ्ट्स क्यों होते हैं? कि इंक्रीज कब हुआ, डिक्रीज कब हुआ। ठीक है, अब हम देखें टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा बिकॉज एफिशिएंसी इंक्रीजेस। यस, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो में, तो एआई ने बहुत ज्यादा काम जो है सिंप्लीफाई कर दिया है। एआई के आने से जो है बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन आ गई है। तो अगर हम देखें टेक्नोलॉजी बढ़ने से जो सप्लाई बढ़ गई, तो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट आ गया। ये हो गया न्यू ग्राफ ऑफ सप्लाई। ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया। अगर अगर हम नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ा दें, सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाए तो सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखेंगे ना, और रियल लाइफ में अगर हम फील करेंगे इकोनॉमिक्स को, तो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। तो हमें इसको बोझ की तरह, बर्डन की तरह नहीं पढ़ना है, हमें रियल लाइफ में जो है अपने आप को वहां पे रख के देखना है एज अ बिजनेस में। तो हम अच्छे से और अच्छे से समझ पाएंगे इकोनॉमिक्स को। नंबर ऑफ सेलर्स बढ़े तो सप्लाई भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने जैसे बताया ये शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ में। ये यहाँ पे सपोज करो यही वाला नंबर ऑफ सेलर्स, पहले इतने थे जो इतनी सप्लाई कर रहे थे, अब नंबर ऑफ सेलर बढ़ने से जो है सप्लाई भी बढ़ गया है। तो इतने ही प्राइस पे अब इतना सप्लाई हो रहा है। कितना सप्लाई बढ़ गया? Q3 ले लेते तो इतना सप्लाई और बढ़ गया। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स हो गया। इनपुट प्राइसेस, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बताया, अगर हम इनपुट प्राइसेस की बात करें, रॉ मटेरियल में सस्ता मिल रहा है। अगर मुझे रॉ मटेरियल जो है फैक्ट्री के लिए वो मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते, मतलब सस्ता मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा मेरा,
तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज, तो फिर सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। रॉ मटेरियल जो मैं 10,000 का खरीद पा रही थी, अब वो मैं 9,000 का खरीद पाऊँ, तो क्या मैं रॉ मटेरियल ज्यादा परचेस कर पाऊंगी? 9,000 में ही हो तो 1,000 का और बचा, तो वो भी मैं 1,000 का जो मैं पहले परचेस नहीं कर पा रही थी, अब वो जो है रॉ मटेरियल ज्यादा परचेस करने से सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगा। और सप्लाई क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि पहले जो 10,000 का प्राइस था कोई भी रॉ मटेरियल का, वो 9,000 का रहेगा, तो 1,000 का गैप है, तो 1,000 का मैं और ज्यादा परचेस कर पाऊँ, और मैं रॉ मटेरियल परचेस कर पाऊँ, खरीद पाऊँ इनपुट प्राइसेस से। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में जैसे कि टैक्स शिफ्ट हो गया, टैक्स जो है कम हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स, तो फिर क्या है, सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी। सब्सिडीज जो है वो राइट शिफ्ट करेंगे, सब्सिडीज क्या है, इंक्रीज करता है सप्लाई को। लाइक अगर मैं सब्सिडीज की बात करूँ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन में बात करूँ ना, लाइक एग्जांपल लेते हैं सोलर पैनल का। सोलर पैनल का क्या है, उसका सप्लाई क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, तो इससे डिमांड बढ़ रहा है, इसका डिमांड जनरेट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ रहा है। सप्लाई क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इससे जो है प्रॉफिट हो रहा है, सप्लायर को प्रॉफिट हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रही है, उनको उतना तो प्रॉफिट मिल ही रहा है ना, जितना वो 1,000 का, अगर सपोज करो 1,000 का प्रॉफिट चाहते तो वो तो उतना मिल ही रहा है, और डिमांड अलग से जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये हो गया सप्लाई। हम फैक्टर्स देख लें, इनपुट प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने पढ़ लिया। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी, कैसे कैसे शिफ्टिंग नंबर ऑफ सेलर्स, मोर प्रोड्यूसर एंटरिंग द मार्केट इंक्रीज, टोटल मार्केट सप्लाई जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। अगर सप्लाई बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और सप्लाई कम होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये अगर हम देखना चाहें ना, तो हम ये फील कर सकते हैं, हम ये अपने आप बनाकर भी देख सकते हैं। लाइक सप्लाई पहले इतना हो रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, तो वो कम सप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया है, और डिमांड भी कम हो जाएगा क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि इफिशियंसी इंक्रीज हो गई। ठीक है, सप्लाई भी बढ़ गई, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है, फ्यूअर प्रोड्यूसर्स डिक्रीज सप्लाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज मैंने बता दिया, टैक्स एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इंक्रीजेस कॉस्ट, डिक्रीजिंग सप्लाई, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही सब्सिडीज मिली तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो गई। नेचुरल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, वेदर शॉक्स, अगर हम वेदर शॉक्स की बात कर रहे हैं, तो रेनी सीजन में अम्ब्रेलास की जरूरत पड़ती है, अम्ब्रेलास की, तो उसका जो है डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, तो प्राइसेस बढ़ा के सप्लाई भी बढ़ जाएगा, तो वो जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नई सीरीज। टिल देन बाय बाय।